हेलो एवरीवन, क्लियर है? ओके। हेलो एवरीवन, आज हमारी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट यूनिट शुरू होगी, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी मीटर, ठीक है। हिंदी में बेटा बोलते हैं ऊर्जा मापी। सब्जेक्ट है आपका EIM, यूनिट नंबर 5th कह लो, ठीक है। सिलेबस अभी थोड़ा रिवाइज है, आई थिंक यूनिट नंबर 4 तक होगा, मतलब हमारा नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है। ऑल राइट, चलो देखो, इस यूनिट में हमें पढ़ना है एनर्जी मीटर के बारे में। और एनर्जी मीटर के बारे में जैसे कि पहले भी मैंने बताया हुआ है कि एक हमारे पास टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के बाद सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जब देखते हैं तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं: इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप। तो वही मैंने बताया था कि जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वो एक इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। एक इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको समाकलन प्रकार भी कहते हैं हिंदी में। तो जो हमने एमीटर पढ़ा, वोल्ट मीटर पढ़ा, और यहां तक कि पावर फैक्टर मीटर, पावर मेजरमेंट के लिए वॉट मीटर पढ़ा, ठीक है। एमीटर पढ़ा, वोल्ट मीटर पढ़ा और वॉट मीटर पढ़ा। वो सभी के सभी किस प्रकार के यंत्र होते थे? वो सभी के सभी इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र होते थे। लेकिन यह जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे एनर्जी मीटर के बारे में, यह एक इंटीग्रेटिंग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है डिफरेंशिएट करने के लिए। क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, एंड ऑप्शंस रहेंगे एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर। यू हैव टू टेक एनर्जी मीटर, ऑलराइट। तो एनर्जी मीटर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र होता है। एनर्जी मीटर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये तो मैं अभी इस पे आऊंगा कि किस प्रकार से होता है। इससे पहले कुछ बेसिक सी बातें और देख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने जब बताया था तो वहां बताया था कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में यह मेजरमेंट करता है, यह मापन करता है एक निश्चित समय अंतराल के लिए। जैसे अभी 1 घंटे पहले क्या वोल्टेज था, हम बता सकते हैं क्या? या 1 घंटे पहले क्या करंट थी, या कल क्या वोल्टेज था? फैन चल रहा है, कितना पावर कंज्यूम किया कल, हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन यह एनर्जी मीटर के द्वारा हम प्रीवियस से लेकर के जो भी हमारे प्रीवियस मेजरमेंट हुए हैं, हमने कितनी ऊर्जा खपत की है, आपने कितनी बिजली खपत की है, ये आपको बताया जा सकता है। आपके घरों में एनर्जी मीटर लगा होता है, उस एनर्जी मीटर ऐसे बना होता है, यहाँ डिस्क चलती रहती है, यहाँ पे 2 1 4 5 मान लो यूनिट चलती रहती है ना, यूनिट। आप कहते हो ना कि हमारी बिजली जो है वो, बिजली का बिल इसी के आधार पे तो आप पे करते हो। या सरकारी कर्मचारी आता है, वो एनर्जी मीटर को देखता है और आपकी यूनिट को देखता है, और उसके बाद जो चार्ज लगाता है, बिजली का जो बिल होता है वो ले लेता है आपसे, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से एनर्जी मीटर जो है वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करता है, पहली चीज।
एनर्जी मीटर होता क्या है? एनर्जी मीटर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ऊर्जा की खपत को, विद्युत ऊर्जा की खपत को मापन करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसकी जो कंजम्पशन हो रही है उसको मापन करना, उसको मापना। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की, तो आपको पता है, अभी ऊर्जा पे बाद में आएंगे, अभी ये देखते हैं कि एनर्जी मीटर कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो ऊर्जा हमारी इलेक्ट्रिकल टर्म जो है वो दो प्रकार की इलेक्ट्रिकल होती है, या तो डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, या तो फिर वो एसी होती है, दो प्रकार की। तो एनर्जी मीटर भी हमारे पास दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो डीसी होगा या तो वो एसी होगा। डीसी होगा या फिर एसी होगा, या तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो एसी और डीसी दोनों को मापन कर सके, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हमें जो पढ़ना है, कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एसी, एसी एनर्जी मीटर के बारे में। और एसी एनर्जी मीटर में भी आप पढ़ोगे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। मैं लिखता हूं यहां पे, एसी में भी आप पढ़ोगे इंडक्शन प्रकार का, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ठीक है, अच्छा, एसी भी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंगल फेज, इसमें सिर्फ एक फेज होता है, और एक होती है थ्री फेज, इसमें तीन फेज होता है। सिंगल फेज भी हो सकता है और थ्री फेज भी हो सकता है। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिंगल फेज वाले को। आपके सिलेबस में जो है वो है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या हमारा एनर्जी मीटर सिंगल फेज ही होता है? नहीं, सिंगल फेज भी होता है और थ्री फेज भी होता है। पूछा जा सकता है, क्या सिर्फ एसी पे काम करता है? नहीं, एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एसी प्रकार का। तो अंतर को समझना, अंतर ऐसा नहीं कि नहीं होता है, अंतर होता है। ठीक है, चल, ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे बेटा। एनर्जी मीटर जो आपने लिखा इसको लिखते रहना, रफ में कर लेना, बट हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, वैद्युत यांत्रिकी प्रेरक प्रकार ऊर्जा मापी। हिंदी में कर लूं तो यांत्रिक वैद्युत यांत्रिक प्रेरण प्रकार ऊर्जा मापी। ठीक है, अब बेटा समझना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब कि उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल टर्म यूज होगा, ऑपरेशन जो प्रिंसिपल होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल टर्म यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब क्या, कि वहां पे कुछ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना भी हो रही होगी, कुछ मैकेनिकल फिनोमिना भी हो रही होगी। इंडक्शन की बात जब आ गई तो आपको पता है कि इंडक्शन का अर्थ होता है प्रेरण, और प्रेरण की जो घटना होती है वह होती है सिर्फ और सिर्फ एसी में।
प्रेरण की घटना बेटा डीसी में नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में फोर्थ या फिफ्थ यूनिट जब था अल्टरनेटिंग करंट का, तो आप लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था कि नहीं? ठीक है, ठीक है, चलो एक शब्द और यहां पे हम लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना भी हो रही होगी, मतलब विद्युत की फिनोमिना और चुंबकीय क्षेत्र की जो घटनाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र की घटनाएं, चुंबकीय क्षेत्र की घटनाएं दोनों ही होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी फिनोमिना के बेसिस पे इसको हम कह सकते हैं। एग्जाम में इलेक्ट्रोमैकेनिकल आ गया या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ गया, आप समझना कि सेम चीज ही कही जा रही है। इंडक्शन की फिनोमिना हमारी इंपॉर्टेंट है, और इंडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करता हूं और टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन कहो, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इंडक्शन की फिनोमिना होगी। इंडक्शन का अर्थ होता है प्रेरण, और प्रेरण जो हमारा होता है वो सिर्फ एसी का होता है। आपने पढ़ा होगा फैराडेज का फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा होगा ना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जब पढ़ा था उस समय देखा था। खैर, बहुत शॉर्ट में हम चलेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। तो पहला काम क्या करो, एक मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, इस पूरा स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको ड्रॉ करना बच्चे। क्योंकि मेरा डायग्राम थोड़ा सही ना बने बोर्ड पे, ठीक है, आप स्ट्रेट बनाना। ठीक है, आप थोड़ा स्ट्रेट बनाना ई शेप में, मेरा क्लियर ना बने मे भी। इसको साथ में ड्रॉ कर लो, जितनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको याद होगा, आपको एग्जाम में ये बनाने को 101% आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो।
ओके ये सब मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे है, आपको समझ में भी आ जाएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ जाएगा क्या है कैसे है। बस देखने में इतना भारी है कुछ नहीं। ठीक है, देखने में सिर्फ भारी डायग्राम बनेगा। दूसरा कलर नहीं है। इसको ड्रॉ करो। इसको ड्रॉ करो। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर ड्रॉ करना।
थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दे दूं, हमारे पास एक ई शेप है, ई शेप जानते हो ना, ऐसे ड्रॉप करते हो, ई शेप, ई शेप, एलिफेंट वाला ई, ठीक है। तो ये ई शेप का आपको दिखाई दे रहा है, ये बेटा एक मैग्नेट है, एक शंट मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और ये एक सी शेप में कह लो, सी शेप होता है ना ऐसे, सी शेप, तो ये सी शेप में है, ठीक है। इसको बेटा बोलते हैं शंट मैग्नेट, इस पूरे को बोलते हैं शंट मैग्नेट, और इसको बोलते हैं सीरीज मैग्नेट। तो लिखा भी हुआ है, क्लियर नहीं है तो मैं बोल भी रहा हूं, इसको बोल लिखना यहाँ पे शंट मैग्नेट, यहां लिखना सीरीज मैग्नेट, ठीक है। इन दोनों मैग्नेट के बीच में ये एक डिस्क है, इसको लिखना यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क, जगह नहीं है मैं यही लिख देता हूं, रोटेटिंग डिस्क, डिस्क होती है ना सीडी, वैसे ही है, रोटेटिंग डिस्क है। और ये रोटेटिंग डिस्क जो रखा हुआ है, ये एक परमानेंट मैग्नेट के कवर्ड में है। तो ये है परमानेंट मैग्नेट जो नेचुरली हमको प्राकृतिक रूप से मिलता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट जानते हो ना क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं, जो प्रकृति में हमको मिलता है मूलभूत अवस्था में, उसमें चुंबक का गुण होता है। याद करो हमने कहाँ पढ़ा था परमानेंट मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, पीएमएमसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, सब पढ़ाया है आपको। और ये चीज जो मैंने है इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, जब इस पे वायर या कुंडली जो है, यहाँ पे कुंडली बनाई गई है, एक यहाँ पे वायरिंग की गई है, क्वाइल है, एक यहाँ पे क्वाइल किया गया है। इस क्वाइल की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से चुंबक की तरह काम करेगा, इसीलिए इसको मैग्नेट कहा जा रहा है। ये मूल रूप से कोई चुंबक नहीं है, ये कोई मूलतः किसी प्रकार का मैग्नेट नहीं है। इस मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जिसको बनाया गया है थ्रू द कॉइल, ठीक है। एक कॉइल बेटा आपको यहां दिखाई दे रही है, इसको मैंने लिखा है प्रेशर कॉइल, या इसको वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। और दूसरी कॉइल देखो नीचे जो है, ये है करंट कॉइल। याद आ रहा है कहां पढ़ा था, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल। अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो मैं याद दिला रहा हूं, वॉटमीटर में पढ़े थे। वॉटमीटर में हमारे पास दो तरह की कॉइल हुआ करती थी, एक होती थी प्रेशर कॉइल जो पैरेलल होती थी, शंट में होती थी। मैंने शंट का अर्थ बताया था, शंट को आप एज्यूम करोगे एज अ पैरेलल सर्किट की तरह, ठीक है, समांतर क्रम की तरह। तो जो प्रेशर कॉइल होता है, जो वोल्टेज कॉइल होती है, वो शंट में कनेक्टेड होती है, और जो करंट कॉइल होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो इस प्रकार से इस सर्किट को कनेक्ट किया गया है कि प्रेशर कॉइल के एक टर्मिनल को लोड से, देखो प्रेशर कॉइल के टर्मिनल किससे किया गया है, लोड से उठा करके डायरेक्ट, और करंट कॉइल के टर्मिनल को लोड से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। प्रेशर कॉइल शंट मैग्नेट से कनेक्टेड है, करंट कॉइल सीरीज मैग्नेट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि मैग्नेट हवा में बन रहा है, मैग्नेट हवा में नहीं बन रहा, मैग्नेट को सपोर्ट दिया गया है, और वो सपोर्ट के लिए एक स्पाइंडल का इस्तेमाल किया गया है। स्पाइंडल, स्पाइंडल का अर्थ मैंने बताया था, समझ लेना, सिर्फ इतना ही है। जैसे एक पेन होती है ना, पेन मेरे पास अभी इधर है नहीं, देखो स्पाइंडल, जैसे ये जो है ना, ये स्पाइंडल है, स्पिंडल है, जो भी कह लो, इसी प्रकार से होगा, ठीक है। और इसी पे कनेक्टेड है हमारा डिस्क, ये जो डिस्क है इसी पे कनेक्टेड है। तो एक पेन ये हो गया,
और ये स्पाइंडल है। अब स्पाइंडल तो हवा में रहेगा नहीं, स्पाइंडल को सपोर्ट के लिए एक बियरिंग दिया गया। बियरिंग मतलब क्या होता है बेटा, जो फ्री टू मूव हो। जैसे फैन हमारा है ना, पंखे में बियरिंग्स लगी होती है, तो पंखा जो है वो स्वतंत्र होता है अपने रोटेशन के लिए, मोशन के लिए। तो स्पाइंडल का एक सिरा यहाँ पे, दूसरा सिरा यहाँ इस बियरिंग पे, ये भी बियरिंग है, ठीक है। तो एक मान लो बियरिंग यहाँ पे, जैसे मेरा हाथ एक बियरिंग है, एक यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही होता है, स्पाइंडल कनेक्टेड है ये, ओके। अब स्पाइंडल के बीच में क्या है, डिस्क है। तो मान लिया कि ये डिस्क है, ठीक है, मान लिया कि ये डिस्क है। नहीं मानना जा रहा है, ये आपका पेन जो है वो मुझे मानने नहीं दे रहा है, कैसे मनाऊं इसको। ठीक है, समझ लेना यार, है ना, ठीक है, ऐसे है। अब डिस्क इस पे कनेक्टेड है, तो डिस्क भी जो है ना, इस पे डिस्क जो है वो रोटेट करेगी। डिस्क जो है ये रोटेट करेगी इस पे, तो स्पाइंडल मूव करेगा, स्पाइंडल मूव करेगा तो डिस्क भी रोटेट करेगी। इसीलिए कहा गया इसको रोटेटिंग डिस्क। क्या कहा गया, रोटेटिंग डिस्क, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो हमारा पूरा सेटअप है, इससे हमें समझ में क्या आता है, हमें समझ में ये आता है कि अगर हम इस पूरे सेटअप को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस पूरे सेटअप सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, और हमारा लोड, लोड मतलब लैगिंग है, इंडक्टिव लोड को हम लैगिंग कहते हैं, पश्चगामी। लोड दो प्रकार का होता है, लीडिंग और लैगिंग। जनरली हम लैगिंग लोड की बात करते हैं, पश्चगामी। अच्छा ये बताओ, अगर करंट का मान कम होगा, करंट का मान कम होगा, तो जो यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान क्या होगा, कम होगा। करंट का मान ज्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा होगा। यही तो पढ़ा है। इस कॉइल से ये जो वाइंडिंग हुई है इस पे, इसी के कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस करंट के फ्लो होने से, और यही सर्किट कनेक्टेड है इससे, तो यहां भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। प्रेशर कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स को हमने फाई पी कहा, और करंट कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र के फील्ड को हमने फाई सी कहा, ठीक है। ये प्रेशर कॉइल है। प्रेशर कॉइल में जो हमारा कॉइल है, यहां पे जो हमने कॉइलिंग की है, धारा के प्रवाहित होने से एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, करंट सेटअप होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो फाई पी है। प्रेशर कॉइल से मैंने पी लिख दिया, और करंट कॉइल से जो है उसको हमने कहा फाई सी, दैट इज करंट कॉइल की वजह से। अब करंट का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये तो पता है। चुंबकीय करंट का मान कम होगा तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ और यहाँ, इसका प्रभाव भी कम होगा। और करंट का मान ज्यादा कब होता है, जब आप ज्यादा कंजम्पशन करते हो, जब आप ज्यादा यूज करते हो, ज्यादा फ्रिज, एसी, टीवी, मोटर सब चला रहे हो, ठीक है ना, दिन दहाड़े, तो खूब सारा चलाओगे बेटा, क्या होगा कि लोड आपका बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो करंट का मान ज्यादा बढ़ेगा। लोड बढ़ा, आप बिजली ज्यादा यूज कर रहे हो, ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो, तो करंट का मान भी बढ़ेगा। करंट का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो इस डिस्क पे लगने वाला बल, इस डिस्क पे लगने वाला बल भी बढ़ेगा। और डिस्क पे अगर बल लगेगा तो डिस्क रोटेट करेगी, ज्यादा रोटेट करेगी, और ज्यादा रोटेट करेगी बेटा तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा, है ना। हाँ, तो ज्यादा रोटेट करेगा तो नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ेगा। नंबर ऑफ रोटेशन जितना बढ़ता है
हमको इंडिकेट करता है कि आपने अपनी एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ये बल कैसे लग रहा है मैं इसको बताता हूं। देखो, एक चुंबकीय क्षेत्र मेरा यहां पे है, एक चुंबकीय क्षेत्र हमारा यहां पे है, दो चुंबकीय क्षेत्र हैं दोनों, और इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, अच्छा, यहां पे एक परमानेंट मैग्नेट भी है, दिख रहा है? परमानेंट मैग्नेट दिख रहा है। तो एक चुंबकीय बल यहां पे इसमें इंडक्शन प्रोवाइड करेगा। मैंने इंडक्शन के बारे में बताया था। इंडक्शन क्या होता है? प्रेरित करता है, इंड्यूस्ड करता है। मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र के फील्ड में ये आएगा, कॉइल डिस्क आएगी, तो इसको ये इंड्यूस्ड कर देगा। इसकी वजह से इसमें भी करंट बहेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से संपर्क में आएगा, तो ये भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चुंबकीय क्षेत्र में भाई कोई चालक रख दोगे तो क्या होगा? वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर रखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर भी इंडक्शन आ जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, प्रेरकत्व का गुण आ जाएगा। जब ये इंड्यूस्ड हो जाएगा बेटा, तो यहां पे क्या होगा? याद करो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन जब होता है, फ्लक्स जब चेंज होती है या फ्लक्स जब सेटअप होता है, तो करंट का फ्लो होता है। तो होगा क्या? याद से, इस रोटेटिंग डिस्क में एडी करंट का फ्लो होने लगेगा। एडी करंट का फ्लो होने लगेगा, जिसको हम भंवर धारा कहते हैं। डिस्क जो होती है ना बेटा, डिस्क में एडी करंट ही फ्लो कर सकता है, सर्कुलेटिंग करंट ही फ्लो कर सकता है। जैसे डिस्क, ये बुक है, डिस्क की तरह है, तो इसके पूरे सरफेस पे करंट का फ्लो होने लगेगा भंवर के रूप में, सर्कुलेटिंग। ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगेगा। तो इस डिस्क में करंट का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, करंट का फ्लो बेटा होने लगेगा, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र यहां भी तो उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र तीनों में उत्पन्न हो रहा है। तो तीनों के चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। तीनों अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे, और इस इंटरेक्शन के कारण इसमें क्या होगा? इस पे फोर्स लगेगा, यानी कि टॉर्क लगेगा। ठीक है, जब को पता है ना, मोटर ऐसे ही काम करता है। मोटर प्रिंसिपल ऑफ मोटर जनरेटर आपने पढ़ा होगा। तो एक चुंबकीय क्षेत्र ये, एक चुंबकीय क्षेत्र ये, और इसमें जो इंड्यूस्ड होगा तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट फ्लो होने की वजह से, एडी करंट की वजह से। और जब उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तीनों का इंटरेक्शन होगा, फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। और जब बल आघूर्ण होगा और यह मूव करने के लिए फ्री है, यहां से ये फ्री है मूव करने के लिए, तो ये घूमना शुरू कर देगा। इसीलिए मैंने कहा कि बल उत्पन्न होता है और ये घूमने लगता है। और जब ये घूमेगा बेटा, तो आपका मीटर का रीडिंग डायल बढ़ने लगेगा, और मीटर रीडिंग डायल बढ़ेगा तो आपका एनर्जी कंजम्पशन हमको पता चल जाएगा कि बिजली की बिल हमारा ज्यादा आने वाला है। ठीक है, जितना ज्यादा चुंबकीय फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा ये रोटेशन करेगा चुंबकीय फील्ड ज्यादा होने से। और करंट का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा होगा। यही बात समझ में आई? करंट का मान ज्यादा कब होगा? जब हम ज्यादा करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने डेली यूज में। तो सारी बातों को कोरिलेट करने का प्रयास करना। जो जो मैंने बताया, एक बार दो बार वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका काम क्या है? परमानेंट मैग्नेट का। देखो ये क्या करता है ना, ऐसा ना हो कि चुंबक हमारा बल लगा और लगातार ये डिस्क जो है वो घूमते जा रही है, ऐसा थोड़े है। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके मोशन को अपोज करने के लिए, या मैं कह दूं इस डिस्क के रोटेशन को बैलेंस करने के लिए, ये परमानेंट मैग्नेट लगाया जाता है। ये परमानेंट मैग्नेट जो है, इसका एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होता है, और स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका, ये इस पे लगने वाले बल का
कुछ हिस्सा जो है अपोज करेगा। अपोज मतलब कहने का अर्थ क्या है, इसके रोटेशन को ब्लॉक करने का प्रयास करे, रोकने का प्रयास करेगा। तो डिस्क के मूवमेंट को या इसके रोटेशन को ये कंट्रोल करने का कार्य करता है परमानेंट मैग्नेट। आई होप सब आपको क्लियर हो गया होगा। इस फिगर को ड्रॉ करो अच्छे से। कुछ लिखना हो तो मैं लिखवा दूं। आ गया, ब्रजेश आ गया है। मीटिंग है कोई। इस क्लास में भी इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। कुछ इस पे और डेरिवेशंस तो नहीं है, कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ टॉर्क का इक्वेशन है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।